Good morning everyone. My name is Geeta. Today we will discuss about transfer of shares. मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मीन्स कोई एक पर्सन अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरे पर्सन को, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. ये एक वॉलंटियरी प्रोसीजर होता है. यहाँ पे जो ट्रांसफ़रर होता है वो अपनी मर्ज़ी से शेयर्स को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र किए तो वो शेयर्स मिस्टर बी के नेम पे कंपनी में रजिस्टर हो गए. इसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. Now, according to the Section 44 of Companies Act 2013, सेक्शन 44 कहता है कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है. मींस हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ईच शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हैज़ लीगल राइट टू ट्रांसफ़र हिज शेयर्स. कंपनी के जो भी शेयर होल्डर है सबको लीगल राइट होता है अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का. पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड प्राइवेट कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल है. कुछ वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बट ट्रांसफरेबल है. नाउ रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. शेयर्स के ट्रांसफ़र करने पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है. फर्स्ट आ जाएगा रिस्ट्रिक्शंस बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. सेकंड है रिस्ट्रिक्शंस बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. थर्ड है रिस्ट्रिक्शन अंडर कंपनी एक्ट. एंड फोर्थ है हमारा रिस्ट्रिक्शंस अंडर फेरा. फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शंस बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इसमें क्या होता है? कंपनी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए. जब कंपनी ने एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया होगा तब उसने एक ऐसा क्लाउज डाला होगा जिसमें ये मेंशन होगा कि शेयर ट्रांसफ़र नहीं करना है. अंडर सेक्शन 268 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 प्राइवेट कंपनी ने एक रिग्रेरियस रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है. रिग्रेरियस का मतलब होता है जटिल रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है अपने मेंबर्स के ऊपर कि वो कोई भी शेयर्स अपना ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में कंटेन अ प्री अजम्पशन क्लाउज. किसी भी कंपनी का एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक प्री अजम्पशन क्लॉज को कंटेन कर सकता है. प्री अजम्पशन क्लॉज का मतलब होता है कोई भी शेयर होल्डर या मेंबर अपने शेयर्स को यदि ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो फेस वैल्यू के ऊपर जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं उनको सेल कर सकता है. अगर वो डिनाई करते हैं परचेज़ करने से तो इस केस में शेयर होल्डर उन शेयर्स को आउटसाइडर को ट्रांसफ़र कर सकता है. सेकंड आ जाएगा रिस्ट्रिक्शन बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. जनरली हम बात करते हैं एनसीएलटी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिस्क्रिएशन में इंटरफेरेंस नहीं करती है एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस. कुछ केसेस को छोड़ के. फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास मालाफाइड. मालाफाइड का मतलब होता है गलत तरीके से. रिफ्यूज़ करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है. तो एनसीएलटी क्या कर सकती है? उसे ऑर्डर के खिलाफ जाकर कंपनी को ऑर्डर दे सकती है कि शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जाए. एंड अगर मालाफाइड नहीं है तो एनसीएलटी भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है. सेकंड आ जाएगा रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल टू ट्रांसफ़र नॉट बीइंग एडिक्वेट. जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी ट्रांसफ़र को जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ करते हैं तो रिफ्यूज़ करते टाइम वो एक रीज़न देते हैं और वो रीज़न एडिक्वेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बिना रीज़न या बिना एडिक्वेट या बिना वैलिड रीज़न के तुमने ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया है. तो इस केस में एनसीएलटी जो है कंपनी को डायरेक्ट कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है और कि जो आपने रिफ्यूज़ किया है उसे ट्रांसफ़र किया जाए. नेक्स्ट आ जाएगा एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन. इसमें डायरेक्टर के पास राइट होता है कि कंसिडरेशन के बिहाफ पे किसी भी ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो कंसिडरेशन रिफ्यूज़ल हुआ है इनरेलीवेंट कंसिडरेशन के बेस पे किया है या बेस पे किया है तो इस केस में एनसीएलटी उस रीज़न को चेक करेगी और रीज़न गलत है तो उसने जो डिसीज़न लिया है उसे गलत माना जाएगा. एनसीएलटी ट्रांसफ़र करने का भी ऑर्डर दे सकती है कंपनी को. इसके बाद आ जाएगा रीज़नेबल टाइम.
रीज़नेबल टाइम में मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है और मिस्टर बी सेकंड शेयर होल्डर है। मिस्टर ए के पास 10 शेयर्स हैं और वो अपने शेयर्स मिस्टर बी को क्या करना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है। इस केस में मिस्टर ए जो है वो कंपनी को एप्लीकेशन देता है, तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्हें बता देना चाहिए ट्रांसफ़रर को विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम जो आपने जो एप्लीकेशन दी है ट्रांसफ़र की वो रिफ्यूज़ हो गया है या नहीं हुआ है। प्रिस्क्राइब टाइम का मतलब क्या होता है, मतलब ये टाइम कितना होता है प्रिस्क्राइब टाइम। सेक्शन 58 ऑफ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 2 मंथ जो होता है वो हमारा होता है प्रिस्क्राइब टाइम। यदि 2 मंथ्स के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रांसफरर को नहीं बताते हैं कि तुम्हारा जो ट्रांसफ़र था वो रिफ्यूज़ हो गया है या नहीं हुआ है, तो इसे अनरीज़नेबल टाइम माना जाएगा और इस केस में कंपनी को वो शेयर्स ट्रांसफ़र करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा रिस्ट्रिक्शन अंडर कंपनी एक्ट। सेक्शन 222(1) कंपनी एक्ट ने ट्रिब्यूनल को ये अथॉरिटी डेलीगेट की है कि आप शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। ट्रिब्यूनल को ये पावर दे रखी है कि किसी भी रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकते हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन 3 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे पास दो केस दे रखे हैं। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी कंपनी के ओनरशिप के बारे में इन्वेस्टिगेशन चली हुई है तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि इस कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर या मेंबर अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। सेकंड क्या है, किसी ने कंप्लेन की है, एनी पर्सन का मतलब ये नहीं है कोई भी आउटसाइडर कंप्लेन करेगा। इसका मतलब है कि ओनली जो हमारे शेयर होल्डर है वही कंप्लेन कर सकते हैं। यदि किसी ने कंप्लेन कर दी है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो रेलेवेंट नहीं है, तो जब तक रेलिवेंसी का पता नहीं चलता है शेयर्स के ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है बाय द ट्रिब्यूनल। इसके अंदर दे रखा है सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 ने पेनल्टी प्रोवाइड कर रखी है। अभी जो हमने पढ़ा है इन रूल्स को अगर कोई कंपनी फॉलो नहीं करती है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। वो पेनल्टीज़ क्या हैं, कंपनी पनिश्ड बाय 25,000 रुपीज़ में एक्सटेंड 5 लाख। एंड सेकेंड, ट्रिब्यूनल ने जो प्रोहिबिट कर रखा है यानी जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, अगर उसमें कोई ऑफिसर इंक्लूड मिलता है तो उस पर कम से कम 10,000 रुपीज़ या फिर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। आगे हमें दिया है सेक्शन 334। अगर कोर्ट में वाइंड अप का ऑर्डर दे रखा है और कोर्ट के सुपरविजन में वाइंड अप हो रहा है तो हम कोर्ट की जो परमिशन के बिना अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर हम करते हैं कोर्ट की परमिशन के बिना तो हमारे ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट आ जाएगा रिस्ट्रिक्शंस अंडर फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। शेयर होल्डर्स जो होते हैं अगर वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट आरबीआई परमिशन वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर वो विदाउट आरबीआई की परमिशन के शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा और उस ट्रांसफ़र को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें भी 3 केसेस दे रखे हैं। वेयर द ट्रांसफरी इज़ अ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड द इंडिया। ट्रांसफरी यानी कि जिसको शेयर ट्रांसफ़र किए जाने हैं, यदि वो आउटसाइड इंडिया रेजिडेंट है, चाहे वो इंडियन सिटीज़न है बट वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का है, तो इस कंडीशन में पहले आरबीआई की परमिशन लेनी होगी। सेकंड बोला इन्होंने वेयर द ट्रांसफरी इज़ नॉट एन इंडियन सिटीज़न वेदर द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। जो ट्रांसफरी है वो इंडियन सिटीज़न नहीं है और रेजिडेंट भी नहीं है, और यदि ट्रांसफरी एक कंपनी है उस कंपनी के अंदर जो एनआरआई इंटरेस्ट है वो मोर देन 40% है, तो इस केस में भी शेयर ट्रांसफ़र के लिए हमें आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। थर्ड हमें बोला है वेयर द ट्रांसफरर इज़ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया और इज़ अ फॉरेन नेशनल। जहाँ वेयर द ट्रांसफरर जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया है, तो उस केस में भी हमें आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी।
नाउ प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स यानी कि शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की क्या 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 प्रोसेस है। फर्स्ट आ जाएगा एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफ़र डीड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। सबसे पहले एक एग्जीक्यूशन होगी, ट्रांसफ़र डीड बनाई जाएगी। ट्रांसफ़र डीड का मतलब होता है आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म लेना पड़ेगा, उस फॉर्म के थ्रू ही आपके शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे। ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिल करके उसके ऊपर साइन करके, ट्रांसफ़रर एंड ट्रांसफ़री दोनों के साइन होंगे। फिर इसको प्रेजेंट किया जाएगा विद द आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास प्रेजेंट किया जाएगा। वो इस फॉर्म पर स्टैंप लगाएंगे और डेट डाल दी जाएगी। डेट मेंशन के बाद इस फॉर्म को वापस ट्रांसफ़रर या ट्रांसफ़री को वापस दे दिया जाएगा। अब ये दोनों इस डीड को कंप्लीट करेंगे और इंश्योर करेंगे जो उन्होंने साइन करे हैं वो सही है। इसके बाद इस डीड को दोबारा कंपनी के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाएगा। जो डीड बनाई थी वो डीड क्या क्या कंटेन करेगी, वो डीड उस डीड में नेम, एड्रेस, प्रोफेशन ऑफ ट्रांसफरी मस्ट बी कंटेन बाय द डीड के थ्रू कंटेन होने वाली विद द सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास लॉजिंग द डील इन कंपनीज ऑफिस। लॉजिंग का मतलब होता है जमा कराना। वही पहले वाली ये बात है जो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है, साइन वगैरह हो जाते हैं, प्रेजेंटेशन हो जाती है, डेट डाल दी जाती है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है फुलफ़िल हो जाती है। ट्रांसफ़र डीड एंड शेयर सर्टिफिकेट विद प्रिस्क्राइब फीस यानी फ़ीस के साथ अब वो फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल हो जाती है। उसके साथ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट लगाकर कंपनी के ऑफिस में उसे डिपॉजिट कर दिया जाता है बाय द एनी पार्टीज़, जो भी पार्टी है। अगर वो डीड इन केस खो जाती है तो उस केस में ट्रांसफ़रर जो है वो एक एप्लीकेशन देता है आरओसी को। उसमें आरओसी यानी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है उसमें बताता है कि एप्लीकेशन लॉस्ट हो गई है। उसका रीज़न ये होता है कि फ्रॉड के चांस कम हो जाते हैं, इसलिए वो आरओसी को एक एप्लीकेशन देता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफ़र डीड। जो हमने प्रेजेंटेशन डीड बनाई है ये हमें विद इन 60 डेज़, जिस दिन हमने ये डीड एग्जीक्यूशन की थी उस दिन से लेके 60 डेज़ के अंदर हमको ये डीड डिपॉजिट करनी पड़ेगी विद द कंपनी। और जो कंपनी का रीजनल डायरेक्टर के पास जो पावर होती है वो इन 60 डेज़ को इंक्रीज़ भी कर सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ट्रांसफ़र बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे मिस्टर ए एक कंपनी के शेयर होल्डर है, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने के बाद जो उनके शेयर्स होते हैं वो कंपनी के थ्रू उनके बेटे को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब उनका बेटा चाहे तो इन शेयर्स को अपने नेम से रजिस्टर करवा सकता है या फिर क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे ऑप्शन होता है या तो वो मेंबर बन जाए कंपनी का या तो शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दे टू एनी पर्सन। नेक्स्ट आएगा हमारा इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र डीड किसी भी पार्टी के थ्रू सबमिट कराई जाती है। कंपनी क्या करेगी, एक नोटिस के थ्रू ट्रांसफरी को इन्फॉर्म कर देगी अबाउट द शेयर्स एंड पार्टली पेड अप विद इन 2 वीक्स। यदि 2 वीक्स के अंदर ट्रांसफरी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो कंपनी उसके नाम उन शेयर्स को रजिस्टर कर देती है। वो जो शेयर्स है कंपनी उसके नाम पे रजिस्टर कर देती है। यदि वो नोटिस के वीक से 2 वीक के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा तो पार्टली पेड अप के ऊपर तो कंपनी उन शेयर्स को उसके नाम पे रजिस्टर कर देगी। आगे आएगा हमारा एंट्रीज इन द ट्रांसफ़र रजिस्टर। ट्रांसफ़र रजिस्टर कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो क्या करती है, वो सारे सेल परचेज को कंटेन करके रखती है। जब भी कोई शेयर ट्रांसफ़र किया जाता है तो ट्रांसफ़रर का नाम, उस पर्सन का नाम जिसको ट्रांसफ़र किया गया है, शेयर्स, अमाउंट, कितने शेयर्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में मेंशन की जाती है, ट्रांसफ़र रजिस्टर के अंदर मेंशन की जाती है। इफ़ द ट्रांसफरर इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट, ट्रांसफरी बॉडी कॉरपोरेट, तो क्या बिफोर ट्रांसफ़र कंपनी को क्या चेक कर लेना चाहिए,
ट्रांसफ़र करने से पहले कंपनी को क्या चेक कर लेना चाहिए? MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेक कर लेना चाहिए एंड पास रिजोल्यूशन ऑन नोट बाय द डायरेक्टर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी के जो डायरेक्टर ने जो रिजोल्यूशन पास किया था वो चेक कर ले, MO चेक कर ले ट्रांसफ़र कंपनी का। यदि हम जो शेयर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं वो बॉडी कॉरपोरेट है, उस कंडीशन में हमें चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ट्रांसफ़र अप्रूवल। ये एक कमेटी बनी होती है, ट्रांसफ़र कमेटी के नाम से जानी जाती है। जब शेयर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस कंपनी से इस कमेटी के थ्रू ही उन शेयर्स को, यानी कि जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको अप्रूवल कराया जाता है। उसके लिए कंपनी पीरियोडिक इंटरवल्स के अंदर अपने जो भी ट्रांसफ़र से रिलेटेड रजिस्टर होते हैं, ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, उन सबको क्या करती है? पुटअप कर देती है विद द बोर्ड ऑफ कमेटी ऑफ ट्रांसफ़र कमेटी। ट्रांसफ़र कमेटी क्या करती है? उनको एग्जामाइन करने के बाद अप्रूव कर देती है और रजिस्टर ऑफ ट्रांसफ़र में डेट मेंशन कर देती है। जो शेयर कंपनी के एक मेंबर ने ट्रांसफ़र किए थे वो इस डेट को अप्रूवल हो गए, वो ऐसा मेंशन कर देती है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र एंड इशू ऑफ न्यू शेयर सर्टिफिकेट। जब ऊपर की सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल हो जाती है तब कंपनी शेयर्स को ट्रांसफरी के नाम रजिस्टर कर देती है और विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम वो न्यू सर्टिफिकेट टू द ट्रांसफरी इशू कर देती है। 9th आ जाएगा हमारे पास रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र। रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र का मतलब होता है कोई भी कंपनी शेयर्स के ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ कर सकती है, लेकिन उसके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। बिना वैलिड रीज़न के वो शेयर के ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। नेक्स्ट आ जाएगा अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल। यदि कंपनी किसी शेयर होल्डर या मेंबर के थ्रू ट्रांसफ़र किए गए शेयर्स को ट्रांसफ़र किए गए शेयर को रिफ्यूज़ कर देती हैं तो मेंबर के पास राइट होता है वो अपनी शिकायत NCLT के पास लेकर जा सकता है। NCLT क्या करेगी? दोनों पार्टीज़ को कॉल करेगी, दोनों से बात करेगी, दोनों की बात सुनेगी। यदि रिफ्यूज़र मालाफाइड होगा, मींस गलत तरीके से रिफ्यूज़ किए गए होंगे तो इस कंडीशन में NCLT कंपनी को ऑर्डर देगी शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का। शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का रिफ्यूज़ल किया जा सकता है बिकॉज जो सोल राइट होता है रिफ्यूज़ल का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? किसी भी शेयर को रिफ्यूज़ कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, तो इस कंडीशन में वो उसे रिफ्यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।